एक समय की बात है। अमरपुरा नामक एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सावित्री और छाउंडी गौरी। सावित्री बड़ी बहन थी, सरल स्वभाव की, पर अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। उसका विवाह नरेंद्र जिन नामक एक गरीब किसान से हुआ था, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। सावित्री भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन चौका का काम करती थी। पति पत्नी मिलकर ईमानदारी से मेहनत करते और किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। वहीं गौरी छोटी बहन बहुत सुंदर और आधुनिक थी। उसकी शादी शहर के एक अमीर व्यापारी इन राघव सेठियन से हुई थी। विवाह के बाद गौरी में घमंड आ गया था, सुंदरता का और दौलत का। जब भी सावित्री अपने बहन के घर जाती, गौरी उसे ताने मारती, अपमानित करती। दीदी, तुम्हारे हाथ देखो, मेहनत के बोझ से पत्थर जैसे हो गए हैं। और ये कपड़े कितने पुराने लगते हैं। कैसे जी लेती हो तुम इस गरीबी में? गौरी, हम गरीब सही, पर ईमानदारी से कमाते हैं। जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना ही तो असली सुख है। हाँ हाँ, तुम्हारा सुख साफ दिख रहा है। वैसे भी मैं और राघव अब बड़े लोगों की संगत में रहते हैं। तुम्हारे जैसे धूल मिट्टी से सने लोग हमारे घर नहीं आते। सावित्री चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती। वह जानती थी कि गौरी अब वैसी नहीं रही जैसी बचपन में थी। समय बीतता गया। एक दिन नरेंद्र की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। कई दिनों के इलाज और दवाइयों में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब सावित्री के पास बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक रात वह नरेंद्र के पास बैठी थी, जो खाट पर कराह रहे थे। सावित्री, अब लगता है कि ज्यादा दिन नहीं बचा हूं। बच्चों का क्या होगा? घर में कुछ नहीं बचा। ऐसा मत कहो नरेंद्र, मैं कुछ न कुछ करूंगी। मैं गौरी से मदद मांगने जाऊंगी। अगले दिन सावित्री अपनी बहन के हवेली जैसे घर पहुंची। गौरी बरामदे में खड़ी थी। गौरी, नरेंद्र की तबीयत बहुत खराब है। बच्चे भूखे हैं, कुछ पैसे दे दो, उधार समझकर। जैसे ही हालात सुधरेंगे लौटा दूंगी। दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं तो मेरा क्या होगा? और फिर तुम्हारा हालात सुधरेंगे का वादा तो मैं बचपन से सुन रही हूं। सॉरी, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। सावित्री की आंखें भर आईं। बिना कुछ कहे वह उलटे पांव लौट गई। दिल टूट चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं। उसी शाम जब वह घर के बाहर उदासी में बैठी थी, तभी गांव की गलियों में धूल उड़ती गर्म दोपहर में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी, झुका कंधा, हाथ में भिक्षा पात्र। वे पहले गौरी की हवेली पर गए। माँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए। ये कोई दानशाला है? चलो भागो यहाँ से। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर वे सावित्री के घर पहुंचे। सावित्री ने देखा तो तुरंत घर में जाकर बचा खुचा खाना लाकर उन्हें दिया। बाबा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपका है। बेटी, तूने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ जो तेरे भाग्य को बदल देगा। उन्होंने अपनी झोली से एक पुराना चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकाला। यह घड़ा जादुई है। इसमें से जो कुछ निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इसे सच्चे दिल से संभालना। सावित्री ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया। साधु मुस्कुराते हुए चले गए। सावित्री ने जैसे ही घड़ा कमरे में रखा, नरेंद्र की कराहट रुक गई। वह उठ बैठा। अरे, अब तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये कैसे हुआ? जैसे ही उन्होंने घड़े से लाल कपड़ा हटाया, उसमें से सोने के सिक्के बरसने लगे। दोनों स्तब्ध रह गए। ये तो किसी वरदान से कम नहीं। ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन इस धन का उपयोग हमें सोच समझकर करना होगा, किसी अच्छे काम के लिए। घड़े से निकले सोने के सिक्कों से सावित्री और नरेंद्र ने सबसे पहले अपने पुराने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाई, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। फिर गांव के बाहर एक छोटा सा दूध और अनाज का कारोबार शुरू किया। सच्चा सौदा केंद्र। सावित्री हर ग्राहक से नम्रता से पेश आती। वह गरीबों से ज्यादा पैसे नहीं लेती और कभी-कभी मुफ्त में भी दे देती। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। गांव वाले कहने लगे, सावित्री बहन तो जैसे कोई देवी हो गई हैं। जो भी हाथ लगाती हैं सोना बन जाता है। औरत की किस्मत नहीं, उसके कर्म चमकते हैं। पर इस बदलाव की खबर शहर में बैठे गौरी और राघव को भी लग गई।
एक मामूली नौकरानी जैसी औरत आज अमीर बन रही है, वो भी मुझसे पहले। इतना पैसा आया कहां से? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं? गौरी ने तुरंत गांव जाने की ठान ली। सावित्री का बढ़ता सम्मान। गांव में अब सावित्री का मान सम्मान बढ़ने लगा था। वह स्कूल में बच्चों की फीस भरवाने लगी, अस्पताल में दवा बांटने लगी। नरेंद्र ने गांव में एक कुआं खुदवाया और सबके लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया। लेकिन उन्होंने जादुई घड़े का रहस्य किसी को नहीं बताया। एक दिन सावित्री मंदिर के बाहर बैठी थी, तभी गौरी आई। दीदी, कितनी खुश हूं आपको इस हाल में देखकर। सुना, अब तो बहुत अमीर हो गई हैं आप। गौरी, जो कुछ भी है भगवान और मेहनत की देन है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो बताना। गौरी ने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया, लेकिन उसके मन में सवाल गूंज रहा था। आखिर इसने ऐसा क्या किया? गौरी की चाल गौरी ने गांव में एक नौकर रखवाया, हरिया, जो सावित्री के घर के सामने वाले खेत में काम करने लगा। लेकिन वह असल में राघव का आदमी था। हरिया ने सब देखा, घर में कौन आता है, कौन जाता है, और सबसे ज्यादा किस चीज को संभाल कर रखा जाता है। एक रात जब सब सो चुके थे, हरिया घर में चुपके से घुसा और वह जादुई घड़ा चुरा लाया। वह तुरंत गौरी को सौंप आया। गौरी ने जैसे ही घड़े को अपने आलीशान कमरे में रखा, उसके मन में लालच जाग उठा। अब देखती हूं किसकी किस्मत ज्यादा तेज है, तेरी या मेरी सावित्री। उसने घड़े को खोला, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने हाथ डाला, एक काला धुआं निकला और कमरे में भर गया। घड़े के अंदर से एक भारी भरकम आवाज आई, घड़े की रहस्यमयी आवाज। जिसने बिना पात्रता के मुझे छुआ है, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। अगले ही दिन राघव का व्यापार धड़ाम से गिर गया। इनकम टैक्स के छापे पड़े, बैंक ने घर जब्त कर लिया, और उसी रात गौरी को एक सपना आया जिसमें वह खुद एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। उसके चारों तरफ आग थी और वही घड़ा हवा में तैरता हुआ कह रहा था, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगली सुबह गौरी ने घड़ा उठाकर सावित्री के दरवाजे पर छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सावित्री ने घड़ा देखा, समझ गई सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस एक दिया जलाया और मन ही मन बोली, हे भगवान, गौरी को सद्बुद्धि देना। गौरी अब अपने पुराने शहर के एक संकरे किराए के मकान में रह रही थी। आलीशान जिंदगी का घमंड राख हो चुका था। राघव ने कर्जे के दबाव में बाहर का काम पकड़ लिया और महीनों घर नहीं लौटा। गौरी दिन भर बस सोचती रहती, जिस घड़े को पाने के लिए मैंने नीचता की हदें पार की, उसने ही मेरी दुनिया छीन ली। उसे अब समझ आ चुका था, घड़ा सिर्फ एक दर्पण था जो इंसान के कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता था। एक दिन वह सावित्री के पास पहुंची, न गहनों में न घमंड में, सिर्फ सच्चे पछतावे के साथ। मैं शर्मिंदा हूं दीदी, मैंने आपको बहुत नीचा दिखाया, चुराया, झूठ बोला, और आपने कभी बदले में कुछ नहीं कहा। गौरी, जो गिर जाता है वो खत्म नहीं होता। खत्म तब होता है जब वो उठना छोड़ देता है। सावित्री ने उसे गले से लगा लिया। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। सावित्री का अंतिम निर्णय अब सावित्री जान चुकी थी। ये घड़ा किसी के लिए वरदान नहीं, बल्कि परीक्षा है। वह तय करती है कि इसे किसी को भी और नुकसान पहुंचाने से पहले कहीं सुरक्षित छुपा दिया जाए। वह और नरेंद्र एक रात जंगल के उस पुराने कुएं के पास पहुंचे जहां से यह घड़ा निकला था। उन्होंने मंत्र पढ़े, प्रार्थना की और घड़े को उसी गहराई में वापस डाल दिया। शायद अब यह किसी और की परीक्षा न बने। इसने हमें सिखाया कि नसीब कोई छुपा खजाना नहीं, कर्मों का आईना है। कुछ साल बीत चुके हैं। गांव अब और भी समृद्ध है। सावित्री और नरेंद्र ने मिलकर एक कर्मशाला नाम का विद्यालय खोला है, जहां बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। गौरी अब उसी स्कूल में पढ़ाने लगी है, विनम्र, सौम्य और शांत। उसने जीवन को दोबारा पाया है। बच्चा गौरी से पूछता है, मैडम, किस्मत किसे कहते हैं? गौरी मुस्कान के साथ, कर्मों से जो रास्ता बनता है वही असली नसीब होता है।